हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होगे, मस्त होगे और अपनी तैयारी भी सुपर 100 एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट तरीके से कर रहे होगे। तो उसी तैयारी को और बेहतर करने के लिए आज की इस क्लास में हम कुछ पीवाईक्यू करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2024 के पीवाईक्यू हमने ऑलरेडी कर लिए हैं और अब हम आज की क्लास में 2023 के पीवाईक्यू करने वाले हैं, यानी कि जो बायो का पोर्शन होता है 61 से और 100 का, यानी कि 40 मार्क्स के जो क्वेश्चन है आज की क्लास में हम उनको करने वाले हैं। क्लास को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनको पढ़ लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, इससे काफी हेल्प हो जाएगी आपको एग्जाम के लिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड अपने क्वेश्चंस को करते हैं। तो ये रहा अपने सामने फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 61 क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि हृदय का प्रकुंचन दाब अनुशीतलन दाब से अधिक होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे 2024 में भी आया था और सेम टू सेम हमें 2023 में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एवरी ईयर रिपीट होते रहते हैं, तो हमें उनको ध्यान से पढ़ना है। तो पहला ऑप्शन है प्रकुंचन के दौरान हृदय द्वारा रक्त को धमनियों में जबरदस्ती पंप किया जाता है, ना कि अनुशीतलन के दौरान। फिर बी ऑप्शन में है धमनियां केवल प्रकुंचन के दौरान बहने वाले रक्त के लिए प्रतिरोध प्रदान करती हैं। फिर सी ऑप्शन में है धमनियां केवल प्रकुंचन के दौरान अनुबंध करती हैं। और फिर अपना डी ऑप्शन है कि डायस्टोल की तुलना में सिस्टोल के दौरान हृदय में रक्त की मात्रा अधिक होती है। तो जैसा कि हमने 2024 के पीवाईक्यू किए थे तो उसमें भी एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला था, तो हमें बेसिकली पता है इसका आंसर। इसका आंसर है बेटा अपना ए ऑप्शन, यानी कि जो हृदय का प्रकुंचन के दौरान हृदय द्वारा रक्त को, जो ब्लड होता है उसको धमनियों में जबरदस्ती पंप किया जाता है, ना कि अनुशीतलन के दौरान। तो इस तरीके से जो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर। इसको हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो हमें दिया गया है कि दिए गए चित्र में, क्वेश्चन में दिया गया है कि दिए गए चित्र में दर्शाई गई विधि से कौन सा जीव जनन करता है, यानी कि अलैंगिक जनन से। ठीक है, तो प्लेनेरिया, अमीबा, यूक्लिना या फिर पैरामेशियम। तो बेटा अमीबा जो होता है, अलैंगिक जनन एक ऐसा जनन होता है जिसमें एक अकेला जीव अपने ही समान, यानी कि अपने ही बिल्कुल सेम टू सेम अपने ही जैसा कोई दूसरा जीव बना देता है, तो ऐसे जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, ये बेटा वो किसमें होता है, अपने अमीबा में। जो ये अमीबा होता है एक जीव होता है, ठीक है, बहुत ही छोटा जीव होता है और ये अकेले ही अपने समान दूसरा जीव बना देता है, यानी कि खुद ही अकेले जनन करता है। इसलिए ये बेटा जो अमीबा होता है वो अलैंगिक जनन करता है, इसलिए इसके जो बी ऑप्शन होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा अपना थर्ड क्वेश्चन। जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि शिक्षिका ने अपनी कक्षा में कुछ ठोस शिष्ट को रखा। पहले नंबर पे जूट बैग, फिर है ट्यूबलाइट, फिर है एल्यूमिनियम का प्याला, फिर है पेपर कप, फिर है फल, फिर है ग्लास टम्बलर, फिर है हैज ट्रिमिंग यानी कि पादप पार्ट, फिर है अपना प्लास्टिक बैग, फिर है अपना मेटल की, फिर है अपना डीटीटी, है ना। तो उन्होंने छात्र से उन्हें समूह ए यानी कि बायोडिग्रेडेबल, जो कि नष्ट हो जाते हैं ना, जो बेटा क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम बायोडिग्रेडेबल। और जो नष्ट नहीं होते, ठीक है, जो नष्ट नहीं होते उनको बोलते हैं हम क्या, उनको बोलते हैं हम नॉन बायोडिग्रेडेबल। में व्यवस्थित करने के लिए कहा उस छात्र का चयन करें जिसने आइटम्स को सही ढंग से समूहीकृत किया है। चलिए तो इसके ऑप्शंस भी देख लेते हैं, काफी बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, तो ए ऑप्शन में दिया गया है तरुण, और फिर उसने जो क्रम में रखा हुआ है चीजों को उसके क्रम भी दिए गए हैं। फिर शिवानी, नेहा और फिर अद्वैत, अद्वैत। ठीक है, तो इस तरीके से चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जो इन सब चीजों को जिस बच्चे ने सही क्रम में रखा हुआ है वो है बेटा अपना कौन, तरुण। तरुण ने एकदम सही तरीके से सारी चीजों को व्यवस्थित किया हुआ है ना। जो नष्ट होने वाली चीजें थी और जो जिनको नष्ट ना किया जाए उन सारी चीजों को,
तो इस तरीके से जो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, ये 24 में भी रिपीट हुआ था क्वेश्चन और ये 23 में भी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है ग्लोबल वार्मिंग में विभिन्न गैसों के योगदान को दर्शाने वाले पाई चार्ट का संदर्भ लें। बेटा ये अपना इसका डायग्राम यानी कि चार्ट है। ठीक है, पी क्यू आर एस एवं एस को पहचाने और उनके बारे में गलत कथन का चयन करें। हमें इसके लिए कोई गलत कथन का चयन करना है, कोई गलत कथन हमें चूज करना है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया था, गैस पी क्यू आर एस, जो पी है, क्यू है और आर है वो एक गैस है। ठीक है, और यहाँ पे एस भी लिखा हुआ है, तो इसके लिए हमें कोई गलत कथन का चयन करना है। जैसे कि हमें ए ऑप्शन में दिया गया है, पे एक गैस हो सकती है जो जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग के कारण वातावरण में बढ़ सकती है। ये ऑप्शन अपना ये हो गया। फिर अपना बी ऑप्शन, उसमें लिखा हुआ है क्यू बायोमास के पूर्ण दहन द्वारा उत्पादित गैस हो सकती है। जो बेटा क्यू है ना, वो पूर्ण दहन द्वारा कैसी गैस हो सकती है, उत्पादित गैस हो सकती है। चलिए हम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ए ऑप्शन में हमें दिया गया है कि पी एक गैस हो सकती है जो जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग के कारण वातावरण में बढ़ सकती है। तो हमारा बी ऑप्शन है जिसमें दिया गया है कि क्यू बायोमास के पूर्ण दहन द्वारा उत्पादित गैस हो सकती है, जो एक क्यू गैस है। ठीक है, ये बेटा पूर्ण दहन के द्वारा उत्पादित गैस हो सकती है। फिर है आर, एक अप्राकृतिक गैसीय यौगिक है। ठीक है, क्या है बेटा, यौगिक है जिसका उपयोग एयर कंडीशनर यानी कि एसी और रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज वगैरह में रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है, जो अपनी आर वाली गैस है। ठीक है, फिर डी ऑप्शन में दिया गया है कि एस नाइट्रोजन युक्त ईंधन के दहन से उत्पन्न गैस हो सकती है। तो इस प्रकार से चार ऑप्शंस हैं। अब हमें इसमें सही आंसर चूज करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो अपना होगा क्या, सी ऑप्शन, यानी कि आर एक अप्राकृतिक गैसीय यौगिक है, हो सकती है जिसका उपयोग एयर कंडीशनर एवं रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है। ये इसका गलत कथन हो जाएगा। जो सी ऑप्शन में दिया गया है वो इसका क्या है, गलत कथन है, इसलिए हमें गलत कथन पूछा गया था। तो इस तरीके से सी ऑप्शन अपना रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कथन है वो रॉन्ग हो जाएगा और सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारे सामने 5 क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन में दिया गया है कि कोशिकीय श्वसन की क्रिया में कोशिकीय श्वसन श्वास से भिन्न होता है। अब हमारे सामने 4 ऑप्शंस हैं, कौन कौन से। तो ए ऑप्शन में दिया गया है ऑक्सीकृत हवा अंदर ली जाती है एवं अनऑक्सीकृत हवा को बाहर निकाला जाता है। फिर बी ऑप्शन में है ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऑक्सीकृत होता है और ऊर्जा मुक्त करता है। फिर सी ऑप्शन में है ऑक्सीजन फेफड़ों में हीमोग्लोबिन से बंध कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये एकदम रॉन्ग है। ठीक है, फिर है उपरोक्त में से कोई नहीं। हमें इसका करेक्ट आंसर चूज करना है, क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से जो इसका क्वेश्चन में पूछा गया था कि कोशिकीय श्वसन की क्रिया में, जो कोशिका में श्वसन होता है उसकी क्रिया में, ठीक है, श्वास से भिन्न होता है। क्या जो श्वसन होता है उसमें क्या भिन्न होता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन में हमें दिया गया है कि ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऑक्सीकृत होता है और ऊर्जा मुक्त करता है। ठीक है, इस तरीके से जो इसका बी ऑप्शन होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी हमने 2024 के पेपर में ऑलरेडी किया हुआ है ना, तो है होप है कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसको ऑलरेडी हम एक बार बहुत अच्छे से कर चुके हैं और हम दोबारा इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो सुपरनेट का एग्जाम होता है उसमें काफी क्वेश्चंस पीवाईक्यू से बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, इसलिए इन क्लासेस को आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि हो सकता है इनसे ही आपका ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएं। तो देखिए क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि यदि समुद्र तट पर रहने वाला कोई व्यक्ति 8000 फुट ऊंचे पहाड़ पर प्रवास करता है तो उसका रक्त लगभग 15 दिन बाद उसके रक्त में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि मात्रा में वृद्धि। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कम डब्ल्यूबीसी है, फिर है आरबीसी की अधिक संख्या और अधिक हीमोग्लोबिन है, फिर है अधिक प्लाज्मा है।
आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स यानी जो आरबीसी है उनको हम क्या बोलते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं क्या, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको रेड ब्लड सेल्स, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो आरबीसी की जो लाल रक्त कोशिकाएं होंगी उनकी संख्या अधिक होगी या फिर अधिक हीमोग्लोबिन है। इस तरीके से जो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा वो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। सी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और हम इसे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं, यानी कि 2024 के पेपर में भी हमने क्वेश्चन किया हुआ था। अब हमारे सामने 7वां क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि ऑटोट्रॉप्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, जो अपना ऑटोट्रिप्स होता है उसके बारे में कौन से कथन गलत है, ठीक है। तो वे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और पानी से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। फिर बी ऑप्शन में है कि वे कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। फिर सी ऑप्शन में है वे सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं, या फिर वे खास श्रृंखला में पहला ट्रॉफिक स्तर बनाते हैं। तो बेटा जो ऑटो टिप्स के बारे में गलत कथन का हमें चयन करना था वो है अपना सी ऑप्शन, यानी कि वे सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। बेटा जब सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, ठीक है, सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं मिलेगी। इस तरीके से जिसका इसमें ऑटो ट्रिप्स के बारे में गलत कथन का चयन करना था तो वो अपना सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन का जो इसमें आंसर है वो सही हो जाएगा और जो सी ऑप्शन में कथन दिया गया वो अपना कथन गलत हो जाएगा, इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारे सामने 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि उन रूपों को चुने जिनमें अधिकांश पौधे नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं, ठीक है। क्या अवशोषित करते हैं, नाइट्रोजन, हम तो इसका उत्सर्जन करते हैं, बट ऐसा कौन है जो इसका अवशोषित करते हैं। प्रोटीन, नाइट्रेस और नाइट्राइस, यूरिया, या फिर वायुमंडलीय नाइट्रोजन, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है वो, ठीक है। तो कौन से पौधे इनको नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं, तो ऑप्शन बी नंबर यानी कि नाइट्रेटस और नाइट्राइट्स, और थर्ड पे अपना यूरिया, ठीक है। उत्सर्जन बेटा यूरिया का ही उत्सर्जन किया जाता है। सो इस तरीके से अपना जो बी ऑप्शन में दिया गया है यानी कि नाइट्रस और नाइट्राइस, और थर्ड में दिया गया है यूरिया, इस तरीके से दोनों यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमने 8 क्वेश्चंस कर लिए हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है केवल एक तरफ प्रकाश के संपर्क में आने पर एक पौधा प्रकाश के स्रोत की ओर झुक जाता है, ठीक है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश पौधे के ऊपर आएगा, पौधा सूर्य की जहां से सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस दिशा में झुक जाता है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना की सबसे अच्छी व्याख्या है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश पौधे के ऊपर पड़ेगा तो पौधा उसी की दिशा में झुक जाएगा, उसके बारे में हमें कोई व्याख्या बतानी है। तो इस प्रकार से हमारे 4 ऑप्शन हैं, कौन कौन से, ध्यान से देखना। उसको प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, देखो प्रकाश संश्लेषण होगा तो प्रकाश की आवश्यकता होगी, ठीक है। फिर है उनके तनों के शीर्ष प्रकाश से आकर्षित होते हैं, ये भी सही है। फिर है अपना कुछ ऑक्सीजन छायांकित भाग पर जमा होता है ताकि सेल की संख्या में बढ़ाव हो सके। फिर अपना डी ऑप्शन में प्रकाश लंबाई में वृद्धि के लिए रोशनी वाले भाग पर उपस्थित कोशिकाओं को उत्तेजित करते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपने 4 ऑप्शन है, लेकिन हमें इसमें से क्या बताना है। क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना की सबसे अच्छी व्याख्या है। तो बेटा जो सी ऑप्शन में दिया गया यानी कि कुछ ऑक्सीजन छायांकित भाग पर जमा होता है ताकि सेल की संख्या में बढ़ाव हो सके, इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से व्याख्या है हमारी बायोलॉजी में, इसलिए हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो इसका 100% क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर। जो अपना 9वां क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब हमारे सामने ओजोन परत के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, हम इसको ऑलरेडी 2024 के पेपर में कर चुके हैं, अब हम इसको सेकंड टाइम कर रहे हैं। ठीक है, तो होप है कि आपको आना चाहिए, है ना। अगर ध्यान से 2024 के पीवाईक्यूज देखे होंगे तो आ जाएगा, इजिली आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में मध्य मंडल में ओजोन परत हमें यूवी विकिरण के हानिकारक प्रभावों से बचाती है। फिर है वायुमंडल में आणविक ऑक्सीजन पर यूवी किरणों की क्रिया से ओजोन परत बनती है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। फिर है अपना सी ऑप्शन, यानी कि ओजोन परत का निर्माण एवं क्षरण हमेशा संतुलन में रहता है। ठीक है, फिर है अपना डी ऑप्शन, यानी कि ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है और इसमें हिमांकता से बचाती है, तो ये भी अपना रॉन्ग है। तो बेटा जो अपना सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो ओजोन परत के बारे में हमें गलत कथन की पहचान करनी थी, ठीक है, गलत कथन की पहचान करनी थी, तो बेटा वो अपना गलत कथन कौन सा होगा। सही कथन तो ये तीनों हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन अब गलत कथन का भी हमें चयन करना था, तो गलत कथन होगा अपना कौन सा, सी ऑप्शन, यानी कि ओजोन परत का निर्माण क्षरण हमेशा संतुलन में रहता है। ये इसका गलत कथन है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो सी ऑप्शन में हमें दिया गया है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक स्तनधारी, स्तनधारी आपको पता होगा शरीर से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा उत्सर्जित करता है, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा उत्सर्जित करता है। तो सांस के माध्यम से, पसीना के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से या फिर मल के माध्यम से। तो जैसा कि हमें पता है, चाहे हम जीव हो या फिर मनुष्य हो, वो सभी जो उत्सर्जित करते हैं अपशिष्ट पदार्थों का, ठीक है, या नाइट्रोजन का, तो वो कैसे करते, वो करते बेटा मूत्र के माध्यम से, ठीक है, कैसे करते हैं वो मूत्र के माध्यम से, यानी कि जो इसका सी ऑप्शन होगा वो इसका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हमें दिया गया है कि दो न्यूरॉन के बीच की संधि कहलाती है, दो बेटा न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच की संधि क्या कहलाती है, सेल जंक्शन कहलाती है, न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन कहलाती है, का संयुक्त कहलाती है, या फिर सिनेप्स कहलाती है। तो बेटा जो इनकी दो न्यूरॉन के बीच की संधि होती है, ठीक है, जो ये दो न्यूरॉन है उनके बीच में जो संधि होगी तो उसको नाम दिया गया किसका, सिनेप्स का, यानी कि जो डी ऑप्शन होगा वो ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है 30 नंबर वाला हमारा क्वेश्चन आ गया है, और हमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कथन फेफड़ों में वायु के प्रवेश के बारे में सत्य है। हमें जो हम सांस लेते हैं, है ना, जो हमारी हवा होती है वो शरीर में प्रवेश करती है, नाक के माध्यम से, श्वास नली के माध्यम से फेफड़ों तक जाती है, तो उसके बारे में हमें कोई सही कथन का चयन करना है, ठीक है, कोई हमें उसमें सही कथन बताना है। तो ए ऑप्शन में है हवा शरीर में प्रवेश करती है और मुंह और नाक के माध्यम से फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों तक जाती है। भाई ये भी सही लग रहा है ना, जो हवा होगी वो शरीर में प्रवेश करेगी, यानी कि नाक में प्रवेश करेगी और मुंह और नाक के माध्यम से फेफड़ों तक जाती है, थोड़ा सही लग रहा है, बट हमें अदर ऑप्शन भी देख लेने चाहिए। क्या दिया गया है, तो हवा शरीर में प्रवेश करती है और अन्य प्रणाली और गुल्लेट के माध्यम से फेफड़ों तक जाती है। भाई इसका तो कुछ समझ में ही नहीं आया, ये अपना रॉन्ग हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो पढ़ने में ही अजीब लग रहा है। फिर अपना हवा शरीर में प्रवेश करती है और श्वास नली और छिद्रों के माध्यम से फेफड़ों तक जाती है, ये भी ठीक लग रहा है। फिर अपना डी ऑप्शन, यानी कि हवा शरीर में प्रवेश करती है और नाक और तंत्रिका तंत्र के माध्यम से फेफड़ों तक जाती है। भाई इसमें तंत्रिका तंत्र कहाँ से आ गया, ये तो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट आ गया, यानी कि जो तंत्रिका तंत्र होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, हमारे नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं, हमारे शरीर में जो भी गतिविधियां होती हैं, ठीक है, उनको नियंत्रित करते हैं। तो बेटा ये भी नहीं होगा, ठीक है, डी ऑप्शन भी अपना नहीं होगा और ए ऑप्शन भी अपना नहीं होगा, है ना, मुंह से तो हम सांस लेते ही नहीं है, ठीक है,
मुंह से हम सांस लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। हम किससे लेते हैं? नाक से लेते हैं, है ना? तो जो अपना सी ऑप्शन होगा यानी कि हवा शरीर में प्रवेश करती है, जो बेटा हवा होगी वो नाक के माध्यम से अंदर प्रवेश करेगी, और श्वास नली जो नाक होती है उससे लेकर और नीचे तक हमारी श्वास नली होती है, फेफड़ों तक, ठीक है, वो फेफड़ों तक कनेक्ट रहती है ना? तो श्वास नली और छिद्रों के माध्यम से बेटा कहाँ तक पहुंचाया जाता है हवा को? जो हमने ऑक्सीजन ग्रहण की थी, जो कि हमने सांस ली थी, तो उसको पहुंचाया जाता है फेफड़ों तक, ठीक है, उसके माध्यम से। इसलिए जो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा वो इसका 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बेटा सी ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि खाद्य श्रृंखला के उत्पादकों में मौजूद ऊर्जा 20,000 किलो जूल है, जबकि द्वितीयक उपभोक्ता में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा होगी कितनी? ध्यान दीजिएगा, 2000 किलो जूल, 20 किलो जूल, 2 किलो जूल या फिर 200 किलो जूल। तो बेटा जो इसमें मौजूद ऊर्जा 2000 किलो जूल है, जबकि द्वितीय उपभोक्ता में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा कितनी होते हैं? वो होते हैं बेटा 200 किलो जूल, जो कि हमें डी ऑप्शन में शो कर रहा है। इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन होगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? जो हमारा डी ऑप्शन होगा वो ही इसका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर, है ना, यानी कि 200 किलो जूल, ठीक है। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, अब हमें 15 क्वेश्चन में दिया गया है, 15 क्वेश्चन में कि एक छात्र ने प्रयोगशाला में एक मटर के बीज के भ्रूण का अवलोकन किया, करते हुए भ्रूण के विभिन्न भागों की सूची बनाई जो नीचे दी गई है। टेस्टा, टैगमैन, रेडिकल, प्लूमुले, माइक्रोपोलाई, कॉटिडॉन। सूची की जांच करने पर शिक्षक ने टिप्पणी की कि केवल 3 भाग सही है। इसके ऊपर से 3 सही भागों का चयन करें, ठीक है। हमें 3 सही भागों का चयन करना है, तो देख लीजिए ऑप्शंस, टेस्टा, रेडिकल, कॉटिडॉन, फिर है टैगमैन, रेडिकल, माइक्रोपाइल, फिर है कॉटिडॉन, प्लूमुले, टेस्टा, फिर है अपना रेडिकल, कॉटिडॉन और प्लूमुले। तो बेटा जो सही इसमें हमें 3 भाग का चयन करना था वो है अपने रेडिकल, यानी कि हमें दिया गया डी ऑप्शन में, फिर अपना कॉटिडॉन, फिर अपना प्लूमुले। इस तरीके से सी ऑप्शन ही इसका क्या होगा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो 3 हमें भाग चयन करने थे वो अपने डी ऑप्शन में दिए गए हैं, आप खुद देख सकते हो ध्यान से, है ना। तो बेटा इस तरीके से डी ऑप्शन ही अपना 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आता है अपने सामने 16 क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि दो अलग अलग जीव, मछली और इंसान के श्वसन संरचना को दिखाया गया ए और बी का निरीक्षण करें और एक विशेषता का चयन करें जो उन दोनों के लिए सही है, ठीक है। तो दोनों को जानवर के शरीर में आंतरिक रूप से रखा गया है। फिर एक गैसीय विनिमय के लिए दोनों की पतली और नम सतह होती है। फिर है ऊर्जा संरक्षण के लिए दोनों को रक्त वाहिकाओं के साथ खराब आपूर्ति की जाती है। फिर है दोनों में रक्त ऑक्सीकृत होकर हृदय में लौट आता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से हमें कंफर्म करना है कि जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो क्या होगा। तो बेटा वो होगा अपना बी ऑप्शन, यानी कि गैसीय विनिमय के लिए दोनों की पतली और नम सतह होती है, ठीक है। कैसी सतह होती है? पतली और नम सतह। तो इसलिए बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो हमें बी ऑप्शन में दिया गया है वो इस क्वेश्चन का एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर अपना पित्तरस के संगठन में कौन सा घटक शामिल नहीं है? यानी कि पित्तरस को बनाने में, पित्तरस कहाँ पे बनता है? यकृत में। यकृत यानी कि लीवर, ठीक है। तो यकृत में क्या बनता है बेटा? पित्तरस के संगठन में कौन सा घटक शामिल नहीं है? तो पाचक एंजाइम, सोडियम टोरोकोलेट व सोडियम ग्लाइकोलेट, फिर है अपना बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन, फिर है अपना लेसिथिन व कोलेस्ट्रॉल। तो बेटा जो पित्तरस के संगठन में जो घटक शामिल नहीं है, जो पार्टिसिपेट नहीं किया है जिसने, वो है बेटा अपना क्या? पाचक एंजाइम, ठीक है। वो बेटा अपना क्या है? पाचक एंजाइम है, जो कि हमें ए ऑप्शन में दिया गया है। तो इस तरीके से ए ऑप्शन ही इसका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। ए ऑप्शन बेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर आपको बीमार कर सकता है। बेटा कोई हमें ऐसा रोग इसमें से बताना है कि जैसे हम अगर कोई सामने वाले व्यक्ति को वो रोग है और अगर हम उसके सामने जाते हैं तो उसी का वो रोग हमें भी हो जाएगा, तो ऐसा कौन सा रोग है। ठीक है, चलिए ऑप्शन के थ्रू जान लेते हैं। उच्च रक्तदाब, अनुवांशिक असमानता, छींक या फिर रुधिर कैंसर। तो बेटा ये सारी ऐसी बीमारी नहीं है कि जो एक से दूसरे में चली जाए, लेकिन अगर जनन होता है और कुछ गुणसूत्र ऐसे होते हैं, गुण जीन्स ऐसे होते हैं जो बीमारी होते हैं, ठीक है, तो वो अगली संतान में जा सकते हैं। हमें यहाँ पे कुछ अलग ही क्वेश्चन दिया गया है ना, क्योंकि संक्रमित व्यक्ति यानी जो बीमार व्यक्ति होगा उसके संपर्क में उसके कांटेक्ट में हम आएंगे तो हम भी बीमार हो जाएंगे। तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है किसके थ्रू हम बीमार हो सकते हैं। तो बेटा छींक होती है जो, ठीक है, छींकते हो गए आप लोग दिन भर, ठीक है, तो बेटा जो छींक होती है ना, छींक अगर मैं बीमार हूँ और आप मेरे सामने हो, ठीक है, जैसे हम ऑनलाइन ना पढ़ के ऑफलाइन पढ़ते होते और आप ऐसे मेरे सामने बैठे हुए हो और मैं ऐसे छींकती तो मेरे जो बारिश निकलती अगर मुझे कुछ होता तो, ठीक है, तो वो बारिश आप तक पहुंच जाते है ना। तो बेटा ये क्या होता है, जो मैं संक्रमित थी तो आपको भी वो संक्रमण लग जाएगा, वो संक्रमण आपको भी हो जाएगा। तो बेटा छींक ही होती है जो फैलाती है, यानी कि जो सी ऑप्शन होगा तो वो इसका करेक्ट आंसर होगा। बट हमें ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहिए, हमें उनसे दूर रहना चाहिए या फिर हमें हाथ लगा कर छींकना चाहिए जिससे हमारे जो कण हैं, संक्रमित कण, वो किसी दूसरे व्यक्ति में ना पहुंच पाए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु रोग नहीं है। डेंगू, टैट्स, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा। कौन सा जो विषाणु रोग नहीं है। तो बेटा जो टाइफाइड है वो विषाणु वाला रोग नहीं है, ठीक है, टाइफाइड कैसा रोग नहीं है, विषाणु वाला। तो इसलिए सी ऑप्शन इसका 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विषाणु रोग कौन सा रोग नहीं है बेटा, वो है अपना टाइफाइड। अब है हमारा 20 क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हिरण की छोटी आंत की लंबाई बाघ की छोटी आंत की लंबाई की तुलना में अधिक होती है। इसका कारण है कि भोजन के ग्रहण का तरीका, फिर उपभोग में लिए गए भोजन का प्रकार, ठीक है, टाइप, फिर है आंतों में बिली की उपस्थिति या अनुपस्थिति, फिर है पाचक एंजाइमों की उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति। तो बेटा जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि उपभोग में लिए गए भोजन का प्रकार। ठीक है, क्या होगा, उपभोग में लिए गए भोजन का प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन का प्रकार। तो बेटा वो इस तरीके से अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर हमें अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग, जो बेटा अपना माइंड होता है यानी कि मस्तिष्क, बेटा माइंड का कौन सा भाग यानी कि जो माइंड होता है उसका कौन सा पार्ट श्वसन और में सांस छोड़ने और विभिन्न श्वसन गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेंडुला ऑब्लंगेटा या फिर ग्रांड। तो बेटा जो मेंडुला ऑब्लंगेटा होता है वो क्या करता है, इन सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो इसका 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो भी इस तरीके से। ठीक है, वो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हमारे सामने 22 क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि छोटी आंत लंबी और कुंडली संरचना होती है क्यों, है ना, क्यों होती है, वाई। इस प्रकार से हमारे सामने चार ऑप्शंस कौन कौन से, ध्यान से देखना। भोजन अवशोषण में वृद्धि, या फिर अपशिष्ट सामग्री को खत्म करना, या फिर अधिक पानी और नमक प्राप्त करने के लिए, या फिर निस्पंदन करने के लिए। तो बेटा जो इसका सही आंसर होगा, यानी कि छोटी आंत लंबी और कुंडली संरचना होती है क्यों, तो बेटा भोजन अवशोषण में वृद्धि के लिए। ठीक है, क्या रीजन है इसका, तो जो भोजन अवशोषण है उसमें वृद्धि के लिए, यानी अवशोषण उसको किया जाएगा किसको, भोजन को, तो उसमें वृद्धि के लिए, है ना। तो इस तरीके से ये ऑप्शन ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन बेटा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अब है हमारे सामने 23 क्वेश्चन, यानी कि जब रक्त में, है ना,
का स्तर गिर जाता है तो हमें भूख लगती है। बेटा जब हम जो हमारा ब्लड होगा उसमें किसकी मात्रा गिर जाएगी, जिससे हमें भूख बहुत ज्यादा लगती है। चलो ऑप्शंस के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, पहले ऑप्शंस में दिया गया है ग्लूकोजन, फिर है प्लाज्मा, फिर है नमक, फिर है ग्लूकोज। तो बेटा जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, क्या होता है बेटा, जो ग्लूकोज होता है, तो जब रक्त में जो अपना ब्लड होता है बेटा, ठीक है, जब ब्लड में ग्लूकोज का स्तर गिर जाता है यानी कि कम हो जाएगा, तो हमें बेटा भूख बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है। इस तरीके से इसका डी ऑप्शन ही क्या होगा, इसका 100% करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। फिर है हमारे सामने 24 क्वेश्चन, जिसमें हमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना, कौन सा कथन सही है। भोजन एक स्तर से दूसरे स्तर पर स्थानांतरित होता है और इसे खाद्य श्रृंखला भी कहा जाता है। पहला है भोजन का एक स्तर से दूसरे स्तर पर स्थानांतरित होता है और इसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। फिर अपना किसी परितंत्र में, ठीक है, किसी परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं की संख्या खाद्य जाल से परस्पर जुड़ी होती है। फिर अपना जीव जिस स्थान पर रहता है उसे जीव मंडल कहते हैं। हाँ भाई, ये भी सही है। फिर अपना भोजन जाल के भीतर विशेष स्थिति जिसमें जानवर फिट होते हैं उसे नित्य के रूप में वर्णित किया जाता है। तो बेटा जो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जो चार कथन दिए गए ये चारों ही बेटा कैसे हैं, एकदम सही है, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना डी ऑप्शन, यानी कि बेटा जो सही सारे कथन दिए गए वो कैसे है, सही है। तो इसके रिगार्डिंग डी ऑप्शन ही इसका 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि बेमेल जोड़ी का पता लगाइए, ठीक है। कैसी जोड़ी का बेटा, बीमेल जोड़ी का पता लगाना है, यानी कि जिनमें जनन होता है, ठीक है। तो द्वि विभाजन पैरामीशियम, द्वि विभाजन किसमें होता है बेटा, पैरामीशियम में होता है। ये अपना सही हो जाएगा। फिर है अपना क्या, विखंडन से विखंडन होता है बेटा किसमें, यानी कि जो जीव होगा उसके शरीर के कुछ अलग अलग टुकड़े टूटेंगे और जो उसके शरीर के टुकड़े टूटेंगे बेटा वो कैसे बन जाएंगे, वो भी एक नया जीव बन जाएगा जो उसके शरीर के टुकड़े होंगे। तो वो अपनी विखंडन वाली प्रोसेस होती है जो कि किसमें होती है, शैवाल में होती है और किसमें, कवक में होती है। तो इस तरीके से जो अपना द्विविभाजन होता है वो पैरामीशियम में होता है, वो भी सही हो जाएगा। और विखंडन शैवाल और कवक में हो जा रहा है, वो भी सही हो जाएगा। इस तरीके से यानी कि जो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन है, यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर है, वो सही हो जाएगा, जो कि हमें ए ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। ए ऑप्शन में हमें दिया गया है। इस तरीके से ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ए ऑप्शन इसका 100% एकदम डेफिनेटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर है हमारे सामने 26 क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। जो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण सबको पता है, उसी प्रक्रिया से जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो भी सूर्य की उपस्थिति में और जल के साथ क्रिया करके, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, उनमें प्रोसेस होती है, उसी के थ्रू वो क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बेटा क्या होता है, जिससे जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां जो हरी होती हैं, तो उसी इन्हीं इस क्लोरोफिल के कारण ही वो पत्तियां हरी होती हैं, है ना। कैसी होती हैं, हरी होती है, किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है पानी के अणुओं को तोड़ना, या फिर कोई कार्य नहीं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करना, या फिर प्रकाश का शोषण। तो बेटा जो प्रकाश का अवशोषण है वो क्लोरोफिल करता है, क्योंकि है ना, जो धूप में धूप आएगी तो जो प्रकाश की किरणें होगी, है ना, तो प्रकाश जो हरी पत्ती, इनमें छोटे छोटे छिद्र भी होते हैं, किनमें, हरी पत्तियों में, जिनको हम रंध बोलते हैं। और हरी क्यों होती है, क्योंकि इनमें ये हरी इसलिए होती है क्योंकि इनमें बेटा क्लोरोफिल होता है। तो इस तरीके से जो प्रकाश का अवशोषण करती है, यानी प्रकाश को अपनी ओर महसूस करती हैं। तो इस तरीके से जो डी ऑप्शन होगा वो इसका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर।
ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए तो फिर अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर अपना 27 यानी कि पौधों में लैंगिक प्रजनन में घटनाओं को सही क्रम में सही क्रम है। तो बेटा जो अपने पौधे होते हैं उनमें जो अपने एक्चुअल में फूल वाले पौधे होते हैं, ठीक है, कौन से पौधे? फूल वाले पौधे, जिनको हम क्या बोलते हैं? आवर्तबीजी, यानी कि एंजियोस्पर्म। इसको हम हिंदी में अवैध बीजी बोलते हैं, एंजियोस्पर्म में बोलते हैं किसको? जो फूल वाले पौधे होते हैं। और फूल वाले पौधों में बेटा कौन सा जनन होता है? उनमें होता है अपना लैंगिक जनन, यानी कि जब एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक बन के कोई नई संतान बनाएगी, ठीक है, को क्या बनाएगी बेटा? कोई नई संतान अपने ही समान, यानी कुछ विभिन्नताएं भी होंगी। और जो नर होगा, है ना, नर है और मादा, इनमें जब निषेचन होगा, ठीक है, तो फिर बेटा क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। और जो नर और मादा है यानी कि जो जनक है वो अपने युग्मक कहलाते हैं, ठीक है। तो संतान बनेगी बेसिकली। और इन फूल वाले पौधे होते हैं बेटा, इनमें कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है, ठीक है, लैंगिक जनन होता है ना। तो बेटा हमें बताना है कि पौधों में लैंगिक प्रजनन में घटनाओं का सही क्रम है। पहले हमें स्टेप बाय स्टेप बताना है कि कौन सा स्टेप पहले होता है, कौन सा स्टेप सेकेंडरी में होता है, कौन सा थर्ड में और कौन सा सबसे लास्ट में, क्योंकि हमें 4 स्टेप्स यहाँ पे पूछे गए हैं। तो बेटा जो परागण होता है इनमें वो पहले होता है, ठीक है, देन फिर निषेचन होता है, फिर भ्रूण बनता है, फिर भ्रूण से बेटा बीज बनता है। तो इस तरीके से जो सी ऑप्शन होगा, यानी कि फूल वाले पौधों में लैंगिक प्रजनन होता है, तो हमें पता था। लेकिन ए इसकी प्रोसेस है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है वो परागण है, सेकंड निषेचन है, फिर भ्रूण से बीज बनेगा। इस तरीके से जो सी ऑप्शन होगा वो बेटा इसका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। फोटो प्रिज्म, ठीक है, फोटो प्रिज्म का है बेटा अपना क्या? प्रकाश की ओर वृद्धि को फोटो प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है, प्रकाश की ओर वृद्धि को क्या बोलते हैं? फोटो प्रिज्म, ठीक है। और फिर हमारा जियोटो प्रिज्म, ठीक है, जियोटो प्रिज्म का हो जाएगा बेटा अपना गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि को प्रोत्साहन। फिर अपना क्रीमोटो प्रिज्म, ठीक है, कौन सा बेटा? क्रीमोटो प्रिज्म, है ना। तो इसका हो जाएगा अपना, इसको देखो पहले, किसको? हाइड्रोप्रिज्म को, है ना, हाइड्रोप्रिज्म को देखो क्योंकि ये थर्ड नंबर पे दिया गया है। तो बेटा इसका हो जाएगा अपना क्या? ए वाला, ई वाला, यानी कि प्रकाश की ओर वृद्धि। मिस्टेक हो गया टाइपिंग वगैरह में। तो प्रकाश की ओर वृद्धि। फिर है अपना नेक्स्ट चौथा वाला, यानी कि थिगमोटी प्रिज्म, ठीक है, थिगमोट्रो प्रिज्म। तो बेटा इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि स्पर्श की ओर वर्धती को। फिर अपना लास्ट क्या है? क्रिमोटो प्रिज्म, यानी कि 5 वाला, तो वो होगा अपना बेटा डी, है ना, यानी कि रासायनिक और वृद्धि को ही, ठीक है, क्रिएटोप्रिज्म। इस तरीके से जो अपना सी ऑप्शन होगा वो ही बेटा अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, होप करती हूँ कि इसका जो सी ऑप्शन होगा वो ही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बड़ा है, तो डरना बिल्कुल नहीं है ना। जब ओन स्टडी की पूरी टीम आपके साथ है तो सुपर 100 एग्जाम में हमें सिलेक्शन लेना ही है, डेफिनेटली लेना है, ठीक है। तो सोनू ने गोल यानी कि झुर्रीदार और पीले हरे रंग के बीजों के लिए द्विसंकर क्रॉस संकरण का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया। उसने कुल मिलाकर 2432 बीज प्राप्त किए। गोल और पीले बीजों की संख्या कितनी होगी? तो बेटा जो गोल और पीले बीज होंगे, है ना, कौन से बीज? गोल और पीले, वो होंगे बेटा 1368, है ना, जो कि हमें सी ऑप्शन में दिया गया है। तो जो बीज होंगे वो कितने होंगे? 1368 बीज होंगे।
इस तरीके से जो सी ऑप्शन होगा वो ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर अपना अभिकथन यानी कि ये पौधे में दिन का समय कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है ना, नहीं निकलती है। फिर है कारण आर, दिन में केवल प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये सत्य है और आर असत्य है। और फिर है ए असत्य है और आर सत्य है। फिर है ए और आर दोनों असत्य है। फिर है ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन ये आर की व्याख्या नहीं करता। बेटा तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना क्या, ए सत्य है, यानी कि पौधों में दिन का समय कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है। ए ऑप्शन इसका सही है। और आर असत्य है। आर कैसा सत्य कि दिन में केवल प्रकाश संश्लेषण होता है, ऐसा नहीं है, अदर भी प्रोसेस होती है, इसलिए आर असत्य है और ए अपना सत्य है। इस तरीके से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 100% करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए तो फिर अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर है कि 31 में शुद्ध नस्ल के मटर के पौधे ए का शुद्ध नस्ल के पौधे बी से संकरण कराया जाता है। यह पाया जाता है कि ए के समान दिखने वाले पौधे यानी कि F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देते, लेकिन F2 पीढ़ी में पुनः दिखाई देते हैं। इनमें से कौन से पौधे ए और बी लंबे और बौने हैं? ठीक है, तो ऑप्शन देख लो, ए लंबे हैं और बी भी लंबे हैं। ए लंबे हैं और बी कैसे हैं, बौने हैं यानी कि छोटे हैं। ए बौने हैं और बी लंबे हैं। फिर अपना ए बौने हैं और बी बौने हैं। इस तरीके से जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अपना सी ऑप्शन, यानी कि ए बौने हैं और बी कैसे बेटा, लंबे हैं, लेंदी हैं। इस तरीके से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर चीजों को और डिटेल में पढ़ना है और अच्छी तरीके से पढ़ना है, खुद को इम्प्रूव करना है, सिलेक्शन को पक्का करना है, कल क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कल से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो बिल्कुल भी देर ना कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रैश कोर्स के लिए लिंक दी गई है। अगर आप हमारी गाइडेंस से और हमारे अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं तो आपके सिलेक्शन के डेफिनेटली चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बैच की लिंक दी गई है, अभी जाकर बैच को ज्वाइन कीजिए। और चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि 32 है। इसमें दिया गया है कि ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल मिलकर बनाते हैं। तो मॉगिपिलियन नलिका, मॉगिपिलियन कॉप्सुलकल, संग्रहित नलिका या फिर रेनल ट्यूबल। तो बेटा जो ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल मिलते हैं, ठीक है, ये जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, रेनल ट्यूबल बनाएंगे, यानी कि जो डी ऑप्शन में दिया गया है वो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर, यानी कि रेनल ट्यूबल। अब चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर अपना 33 यानी कि क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रसव के दौरान गर्भाशय की मांसपेशियों के प्रकंचन में मदद करता है। तो ध्यान देना, जो फीमेल्स होती हैं यानी कि महिलाएं, उनमें कौन सा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन होता है ना, उनमें कौन सा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन। और जो अपने मेल्स होते हैं यानी कि पुरुष, उनमें कौन सा होता है बेटा, टेस्टोस्टेरोन, है ना, उनमें कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है। ठीक है, ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रसव के दौरान यानी गर्भाशय की जब बच्चा पैदा होता है तो गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन में मदद करता है। तो वैसोप्रेसिन में, प्रोलोकिटिन में, ऑक्सीटोसिन में या फिर रिलैक्सन में। तो किस में मदद करता है बेटा, वो करता है अपना प्रोलोकिटिन में, यानी कि सी ऑप्शन ही क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो भी इस तरीके से। ठीक है, किस तरीके से बेटा, जो तरीका मैं बता रही हूँ उस तरीके से, डेफिनेटली सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि दिए गए चित्र में चिन्हित भागों यानी कि ए, बी और सी सही व्यवस्था चुने। जो अपना ए है, बी है और सी है, इसकी सही व्यवस्था चुने। तो कथन हमें चूज करने हैं, कौन सा कथन इसमें परफेक्ट बैठेगा। तो बीज प्रांकुर और मूलांकुर, बीजपत्र बीजपत्र, प्रांकुर बीजपत्र और मूलांकुर, मूलांकुर प्रांकुर और बीजपत्र, फिर है मूलांकुर बीजपत्र और प्रांकुर। तो बेटा जो प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर है, यही क्या है बेटा, इसका सही आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है,
बी ऑप्शन ही क्या इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। टिश्यू कल्चर की विधि द्वारा ऑर्किड का उत्पादन भी इस रूप में जाना जाता है, किसमें? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, विखंडन, या फिर माइक्रो प्रोपगेशन, या फिर पुनर्जनन। तो बेटा जो विखंडन वाली विधि है उससे जाना जाता है, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो अपना क्या है बेटा, करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन क्या है अपना, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, तो ग्लूकोज का एक अणु, हमें 36 क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि ग्लूकोज का एक अणु पूर्ण ऑक्सीकरण पर देता है कितने एटीपी? 38 एटीपी, या 36 एटीपी, 83 एटीपी, या फिर 30 एटीपी। ठीक है, कितनी एटीपी वो देता है? तो बेटा जो ग्लूकोज का एक अणु होता है वो ऑक्सीकरण पर कितनी एटीपी देता है? 38 एटीपी देता है। ठीक है, कितनी एटीपी देता है? 38 एटीपी। तो इस तरीके से ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि कितनी एटीपी देता है वो? 38, यानी कि वो 38 एटीपी प्रोवाइड करेगा, देगा। ठीक है, चलिए तो अपना अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चित्र में अमीबा में द्विविखंडन की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाया गया है जो उचित क्रम में नहीं है, सही क्रम चुनिए। ठीक है, डायग्राम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा अपना सेकंड, थर्ड, फोर और फर्स्ट। ठीक है, अमीबा के डायग्राम्स हमने बैच में बहुत अच्छे से पढ़ रखे, तो जो भी बैच के स्टूडेंट्स होंगे उनको ऑलरेडी सब चीजें पता होगी, उनको सब कुछ ऑलरेडी आ रहा होगा। इस तरीके से ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसका 100% आंसर। यहाँ इस 37 है, एक्चुअल में है 97 वाला क्वेश्चन। हमारे सामने 38 क्वेश्चन, यानी कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि संतान के 4 प्रभावित फेनोटाइप के लिए 2 व्यक्तियों के बीच परिणाम, यानी कि 9:3:3:3:1 के अनुपात में होता है। यह एक का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो ध्यान से देखना ऑप्शंस को, ऑप्शन को ज्यादा अच्छे से देखना, आंसर देने में इजी हो जाएगा। मीनो हाइब्रिड कोर्स, या फिर डाई हाइब्रिड कोर्स, या फिर टेस्ट कोर्स, या फिर F1PD। तो बेटा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना बी ऑप्शन, है ना। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होगा बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा। सामने 39 क्वेश्चन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग यूकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों ही कोशिकाओं अंगों में पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लवक, या फिर लाइसोसोम। जैसा कि हमें पता है ना, कि जो प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक होता है वो दोनों ही कोशिकाओं में पाया जाता है, किन राइबोसोम में। ठीक है, इस तरीके से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि राइबोसोम ही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब है हमारे सामने 40 यानी कि 40वां क्वेश्चन, और ये है अपना 100वां क्वेश्चन। ठीक है, 2023 के पेपर का ये बेटा 100 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 40 संघ सिलेंट्रेटा के सदस्य को पहचानिए। जो संघ है बेटा, जो वंश है सिलेंट्रेटा का, उसके किसी एक सदस्य को हमें यहाँ पे पहचानना है। तो स्पाजिला, पेनिसिलियम, यूक्लिना, या फिर हाइड्रा। तो स्पाजिला तो नहीं होगा, पेनिसिलियम भी नहीं होगा, यूक्लिना भी नहीं होगा। क्या होगा अपना हाइड्रा, जो कि एक छोटा सा जीव है। इसमें भी क्या होता है बेटा, इसमें अलैंगिक जनन होता है, यानी कि ये भी अपने इसमें होगा तो बेटा अलैंगिक जनन, बट प्रोसेस होती है इसमें विखंडन। ठीक है, प्रोसेस क्या होती है बेटा, विखंडन प्रोसेस होती है। विखंडन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई अकेला जीव, कोई एक जीव होगा, और उसके जो अगर शरीर का कोई भी पार्ट टूट जाता है, या फिर कैसे भी टूट जाता है, ये रीजन मैटर नहीं करता है। अगर उसके शरीर का कोई भी हिस्सा टूट जाता है, कोई भी पार्ट टूट जाता है, तो जो उसका टूटा हुआ हिस्सा होगा वो भी एक क्या बन जाएगा, उसी के समान नया जीव बन जाएगा, जो कि हाइड्रा में हमें देखने को मिलता है। तो अगर हाइड्रा का कोई शरीर का पार्ट, बॉडी पार्ट टूट जाता है, तो जो उसका टूटा हुआ पार्ट होगा वो भी एक नया जीव बन जाएगा, किसकी तरह, हाइड्रा की तरह ही, है ना। तो इस तरीके से जो संघ सिलेंट्रेटा का सदस्य माना जाता है वो हाइड्रा को माना जाता है। इसके रिगार्डिंग सी ऑप्शन ही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है बेटा इसका सही आंसर है। सो इस तरीके से हमने
61 से यानी कि 61 से लेके और 100 तक के सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कि जो 2023 का पेपर था उसके हमने 40 क्वेश्चन बायो के कंप्लीट कर लिए हैं, वो भी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही समझ के। सो होप करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। मिलती हूँ एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय ऑल। थैंक यू सो मच क्लास में जुड़ने के लिए। और अपनी प्रिपरेशन को और बेस्ट करना चाहते हो हमारे साथ, हमारी टीम के साथ, तो बैच ज्वाइन करने के लिए लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अभी जाकर ज्वाइन कीजिए और अपने सिलेक्शन को पक्का कीजिए।